अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 हमारे पास क्या है, द नॉर्मल कार्डिक इलेक्ट्रोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मे बी आप में से किसी को ना पता हो, लेकिन ईसीजी का तो सबको पता होगा। ईसीजी का आपकी फैमिली में से, आपके रिलेटिव में से कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर प्रेजेंट होगा जिसने अपनी ईसीजी करवाई होगी। सो ईसीजी का आपको पता है कि कुछ वेव्स वगैरह सी नज़र आ रही होती हैं पेपर के ऊपर, मतलब वो एक हमारे पास एक ग्राफ प्रेजेंट होता है, उस ग्राफ में ऊपर हमें ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर के ऊपर कुछ हमें क्या है वेव्स नज़र आ रही होती हैं। सो बेसिकली ईसीजी क्या होता है, ईसीजी होता है कि हमारी जो हार्ट बीट है या हमारा हार्ट किस कंडीशन में है, उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का फेज़ नॉर्मल है या किस तरह हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, उसकी जो पीक्स हैं वेव्स की, जो हमारे पास पीक्स हैं वो नॉर्मल हैं कि एबनॉर्मल है, ये हमारे पास सारा ईसीजी के थ्रू देखा जाता है। सो ईसीजी में क्या होता है कि हमारे पास ईसीजी बेसिकली हमारे जो हार्ट की जो नॉर्मल कंडीशन है उसको देखने के लिए, नॉर्मल या नॉर्मल कंडीशन देखने के लिए यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना बगैर टाइम वेस्ट किए। वो क्या है हमारे पास, when the cardiac impulse passes through a heart, ठीक है, when the cardiac impulse passes through heart, electrical current also spreads through the heart into the adjacent tissues surrounding the heart. A small portion of the current spreads all the way to the electrodes to the surface of the body. If electrodes are placed on the surface on the skin on the opposite side of the heart, electrical potential generated by current can be recorded. The recording is known as electrocardiogram. So basically इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। देखें, हमें ये सबको पता है कि हमारे पास पहले ये हमारे पास क्या है, ऐसे नोड से हमारे पास ईवी नोड से हमारे पास क्या है, फिर बंडल, और फिर बंडल से फिर हमारे पास प्रिकिंजी फाइबर्स, इस सब के पास हमारे पास क्या है, ये सारी पोटेंशियल जाती है, ये सारी करंट होती है, ठीक है, ये करंट हमारे पास जा रही होती है। सो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि ये करंट जो है, करंट जब मूव करती है तो जाहिर है वो आर्टेरियल मसल तक भी जाती है, वेंटिकुलर मसल तक भी जाती है, तो ये हार्ट तक पे भी जाती है। आपको पता है कि हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास एपिकार्डियम या मायोकार्डियम इन सब तक भी जाती है, एंडोकार्डियम तक भी जाती है, ठीक है। इस सब पे हार्ट के मसल्स पे सराउंडिंग जाने के बाद जो है थोड़ी सी हमारे पास जो करंट होती है वो ये करती है कि वो हमारे पास जो हमारी स्किन है ना वहाँ तक पहुँच जाती है। तो बेसिकली जो हमारे पास हार्ट के ऊपर वाली स्किन है ना, अगर हम उसकी करंट मेजर करेंगे ना, उसके वोल्ट्स मेजर करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा होंगे, लेकिन जैसे हम नीचे मतलब लेग्स की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास वो जो वोल्ट्स हैं वो कम होते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं इसमें, ईसीजी क्या है, ईसीजी हमारे पास एक मशीन है। फॉर एग्जांपल ईसीजी हमारे पास एक मशीन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये एक लेइंग स्टेट में एक पर्सन प्रेजेंट है, ठीक है, ये एक लेइंग स्टेट में फॉर एग्जांपल एक पर्सन प्रेजेंट है, ये उसका हार्ट है, ठीक है। इसके हार्ट के ऊपर वाली सरफेस पे उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में अटैच करने हैं, और फिर इन इलेक्ट्रोड के साथ ही की एक बैटरी अटैच है, ठीक है। इस जो हमारे पास करंट आएगी ना, वो करंट हमारे पास इस इलेक्ट्रोड्स में शो होगी। वो हम नेक्स्ट जाके देखते हैं कि वो हमारे पास किस फॉर्म में शो होती है। तो इसको हम ईसीजी कहते हैं कि जो करंट हमारे पास स्किन की तरफ जा रही है, उस करंट को जब हम किसी भी मीटर के ऊपर देखते हैं तो उसको उस मीटर के ऊपर जो हमें मतलब शो हो रहा होता है, जो ग्राफ या जो वेव्स शो हो रही होती हैं, उसको हम ईसीजी कहते हैं। सो ये था एक बेसिकली ईसीजी का थोड़ा सा इंटरव्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मल कार्डियोग्राम। नॉर्मल कार्डियोग्राम के क्या है हमारे पास, कार्डियोग्राम की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिकली क्या है, द नॉर्मल ईसीजी फिगर 11.1 हम देख लेते हैं। फिगर 11.1 क्या है, ये है हमारे पास एक ईसीजी। इससे पहले आपने इस तरह की थोड़ी सी मतलब ग्राफ देखा होगा, लेकिन आपको इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन हम इसको अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। ये हमारे पास एक है ईसीजी, ठीक है। इस ईसीजी में आपको ये देखें, ये एक पी वेव शो हो रही है, ठीक है, ये एक पी वेव शो हो रही है। फिर आपको यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्या कहते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स, और फिर ये आपको टी वेव शो हो रही है। सो बेसिकली जो पी वेव है ना, पी वेव हम देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एट्रियल डीपोलराइजेशन है वो ठीक है कि नहीं ठीक है। पी वेव क्या हमें शो करेगी, एट्रियल डीपोलराइजेशन। QRS कॉम्प्लेक्स हमें शो करेगा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी जो है वो हमारे क्या शो करेगा, वेंट्रिकुलर
रीपोलराइजेशन। यहाँ पे ना पी के बाद थोड़ी सी ना वेंट्रिकुलर हमारे पास एट्रियल रीपोलराइजेशन होती है, लेकिन वो इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर कहीं छुप जाती है, इसलिए हम इसको इतना गौर से मतलब हमें इसको इतना नोटिस नहीं करते, इतना हम इसको नहीं देखते। लेकिन आपने ये याद रखना है, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि पी वेव हमारे पास क्या है। पी वेव हमारे पास एट्रियल डीपोलराइजेशन है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव हमारे पास क्या है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, इनको भूलना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। इन्होंने क्या हमें शो किया हुआ है यहाँ पे, इसके अलावा इन्होंने हमें पी आर इंटरवल भी शो किया हुआ है, ठीक है, पी आर इंटरवल भी शो किया हुआ है। इसके अलावा जो है पी आर इंटरवल के आगे जाके हम डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे, पी आर इंटरवल है क्या। इसके अलावा हमारे पास उन्होंने आर आर इंटरवल भी शो किया हुआ है। सो बेसिकली ना आर आर इंटरवल क्या होता है, अगर आप इस सबको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आप आर आर इंटरवल को कैलकुलेट करेंगे ना, तो आप ये देख सकते हैं कि एक हमारी हार्ट बीट का नॉर्मल टाइम पीरियड कितना है, ठीक है। इस आर आर इंटरवल आर की एक मतलब बीट की पीक जो है आर, वहाँ से लेके दूसरी जो हमारे पास हार्ट बीट होती है उसमें जो आर वेव है उसकी पीक तक अगर आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे ना, तो उसको आप देख सकेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास एक बीट कितने टाइम में होगी। सो अब हम डिस्कस करते हैं। इस ग्राफ को हमने थोड़ा सा देख लिया है। अब हम देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या कहा है। हमारे पास बेसिकली कह रहे हैं द ईसीजी, हमने फिगर 11.1 भी देख ली। इस कंपोज ऑफ द पी वेव, हमें पता है पी वेव है, क्यूआरएस वेव है, टी वेव है। द QRS complex is often but not always three separate with QRS complex जो है वो बेसिकली इकट्ठी होती है, इसको सेपरेट बहुत कम देखते हैं इसको। अगर हम QRS अगर हम बात करें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की, तो हम QRS कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे हमेशा। कभी आप ये नहीं सुनेंगे Q वेव, R वेव या S वेव। सो बेसिकली अब क्या है, द पी वेव इज़ कॉज बाय द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेटेड व्हेन द एट्रियल डीपोलराइज। देखा मैंने आपको कहा था कि पी वेव हमारे पास क्या है, एट्रियल डीपोलराइज होगी, ठीक है। QRS हमारे पास क्या है, वेंट्रिकुलर जो है डीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा क्या है जो हमारे पास है एंड द टी वेव हमारे पास क्या है, टी वेव हमारे पास स्टेट ऑफ, इधर देखें, इधर एक आपको पॉइंट लाइन शो हो रही होगी। द टी वेव इज कॉज्ड बाय द पोटेंशियल जनरेटेड एज अ वेंट्रिकल रिकवर फ्रॉम द स्टेट ऑफ रीपोलराइजेशन, ठीक है। रिकवर करेगा स्टेट ऑफ रीपोलराइजेशन। स्टेट ऑफ रीपोलराइजेशन की बात नहीं हो रही, उसके रिकवर होने की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके रिकवर होने की बात हुई तो मतलब क्या हुआ, रिकवर होने के बाद रीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी, तो टी वेव हमारे पास क्या है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन नॉर्मली इन्होंने टाइम बताया हुआ है हमारे पास कितना टाइम लेगा, 0.25 to 0.35 सेकेंड। तो बेसिकली आप देखें आपके पास जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन का अगर आप चैप्टर ही खोलेंगे ना, तो उसके पीछे वाली साइड पे ना हमारे पास एक ब्लैंक पेज होता है। सो बेसिकली आप ये किया करें, आप इस कार्डिक जो हम CVS मॉड्यूल में ना आप ये किया करें कि ये जितना भी टाइम वाला पैटर्न होता है ना, इन सबको ना आप इस चैप्टर के स्टार्टिंग पे लिख लिया करें कि इसमें इतना टाइम है, इसमें इतना टाइम, फिर आपको जैसे टाइम मिले आप इसको रिवाइज कर लिया करें, ठीक है। ये काफ़ी ये थोड़े चीज़ें भूल जाती हैं, जाहिर है, तो इसलिए ना आप इसको बार बार रिवाइज करते रहा करें। अब इस ECG में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, ये इन्होंने बात की है। आगे क्या, ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम, वो क्या है हमारे पास, डीपोलराइजेशन वेव वर्सेस रीपोलराइजेशन वेव, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं क्या है। फिगर 11.2 शोज अ सिंगल कार्डिक मसल फाइबर इन 4 स्टेट ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन विद अ कलर डिज़ाइन, डायरेक्ट डिज़ाइन डीपोलराइजेशन। सो चलें हम देख लेते हैं फिगर 11.2 क्या है। इन्होंने फिगर 11.2 ये है हमारे पास, इसमें इन्होंने क्या डिस्कस किया है हमारे पास, ये एक हमारे पास कार्डिक मसल फाइबर है, ठीक है। उसके ऊपर इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, फिर इसको एक ECG जो हमारे पास मीटर है उसके साथ इन्होंने अटैच कर दिया। अब जो रेड वाली है उन्होंने डिस्कस किया कि जो रेड वाली है वो हमें डीपोलराइजेशन शो कर रही है। अब रेड वाली डीपोलराइजेशन किस तरह शो कर रही है, अब आपको खुद पता होना चाहिए कि जब हमारे पास कार्डिक मसल फाइबर या किसी भी सेल की इनसाइड जो है वो पॉजिटिव हो और आउटसाइड नेगेटिव हो, तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल होती है, ठीक है। और जो हमारे पास इनसाइड नेगेटिव हो और आउटसाइड पॉजिटिव हो, वो हमारे पास कौन सी होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, ठीक है। इस बात का तो आपको अच्छे से पता है। अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तो डीपोलराइजेशन ही ना होती,
अब डीपोलराइजेशन किस में होगी, डीपोलराइजेशन तो एक्शन पोटेंशियल में होगी। सो बेसिकली वो इसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास रेड वाला है, रेड वाला हमारे पास डीपोलराइजेशन शो कर रहा है। अब आपको समझ आ गया ना कि रेड वाला डीपोलराइजेशन शो कर रहा है। देखिए रेड वाले ने क्या शो किया है, अपनी डीपोलराइजेशन की स्टेट, और जो हमारे पास इनसाइड नेगेटिव और आउटसाइड पॉजिटिव है ये हमारे पास है रीपोलराइजेशन की। सो इसमें इन्होंने क्या दिखाया है कि पहली एक वाली वेव में आपने देखा कि हमारे पास आधी वेव में मतलब आधी साइड पे आधे सेक्शन में डीपोलराइजेशन की स्टेट थी, लेकिन अब बी वाले पॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो पूरी की पूरी स्टेट में हमारे पास क्या हुई, डीपोलराइजेशन शो हो गई। ठीक है, अब पहले जो है वो आधे वाली स्टेट में डीपोलराइजेशन हो रही थी, तो आधी जो है नीचे बेस लाइन से हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब जो हमारे पास पूरे के पूरे मसल फाइबर में हुई, तो अब हम बेस लाइन से नीचे की तरफ मूव करेंगे। सो इसलिए हमारे पास ये पूरा कर्व पूरा हो गया। लेकिन अब जो है हम थोड़े से हम बात करते हैं कि जो पहले मसल फाइबर यहाँ पे देखें, यहाँ पे बात करते हैं हम कि जो पहले मसल फाइबर यहाँ पे देखें, पहले मसल फाइबर डीपोलराइज थे। अब सी वाले सेक्शन में आके वो डीपोलराइजेशन मसल रीपोलराइज होना शुरू हो गया। अब जो रीपोलराइजेशन होती है ना वो बेस लाइन से नीचे है। अब ये भी हमारे पास रीपोलराइजेशन आधी हुई है ना, देखें आपको खुद नज़र आ रहा है कि हमारे पास रीपोलराइजेशन आधी है। सो ये हमारे पास वेव्स मतलब बेस लाइन से नीचे आधी है। अब जब ये डी वाले सेक्शन में हमारे पास रीपोलराइजेशन पूरी की पूरी हो गई है, तो अब ये पूरा हो जाएगा हमारे पास रीपोलराइजेशन, मतलब यहाँ से अब हमारी पास दोबारा ऊपर से नीचे से बेस लाइन की तरफ मूव हो जाएगी। सो आपने ये याद रखना है कि डीपोलराइजेशन का जो कर्व होता है वो बेस लाइन से ऊपर होता है, और रीपोलराइजेशन का जो कर्व होता है वो बेस लाइन से नीचे होता है। सो इसमें इन्होंने ये भी दिखाया हुआ है कि जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का पूरा टाइम पीरियड है वो क्या है हमारे पास 0.30 सेकंड। ये याद रखना है आपने। इसको भी अब आप पीछे जाके अपनी जो वो खाली पेज है उसमें नोट कर लें कि ये कितना टाइम पीरियड है, 0.30 सेकंड। सो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन the normal negative potential inside the fiber reverse and becomes slightly positive। आपको पता है डीपोलराइजेशन में इनसाइड पॉजिटिव हो जाती है। फिगर 11.21 हमने डिटेल में वैसे डिस्कस कर ली है। क्या है उसमें ए पोर्शन में डीपोलराइजेशन हो रही है आधी, हमने देखा कि कर्व से ऊपर थोड़ी सी इस तरह डीपोलराइजेशन हो रही होती है। ठीक है, इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हमने देखा इनसाइड हैं, नेगेटिव वो चार्जेस आउटसाइड इज ट्रैवलिंग फ्रॉम। अभी वो लेफ़्ट साइड में थे ना आधे सेक्शन, अभी लेफ़्ट साइड आधे वाले सेक्शन में था कि वो हमारे पास इनसाइड पॉजिटिव थी। ठीक है, अब उसके बाद उसने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है। वाइल रिमेनिंग स्टिल पोलराइज, यानी रिमेनिंग हमारे पास अभी भी क्या थी, वो हमारे पास अभी भी हमारे पास पोलराइज स्टेट में थी, यानी रेस्टिंग स्टेट में थी। देयरफॉर द लेफ्ट इलेक्ट्रोड ऑन द आउटसाइड ऑफ द फाइबर इज एन एरिया ऑफ द नेगेटिविटी एंड राइट इलेक्ट्रोड इज ऑन द एरिया ऑफ द पॉजिटिविटी which cause the meter to record positivity। ठीक है, जो है हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रोड है, हम ये भी देख लेते हैं, ये इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव साइड पे अटैच है, और ये इलेक्ट्रोड हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइड पे अटैच है। ये भी नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव था, इस नेगेटिव ने एक दूसरे को रिपेल किया, तो हमारे पास क्या हुआ, मीटर जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर गया, तो इसलिए हमारे पास मीटर में पॉजिटिविटी शो हो रही है। टू द राइट ऑफ द मसल फाइबर इज़ शोन। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वाले में क्या है कि वो डीपोलराइजेशन मज़ीद एक्सटेंड हो गई है और रिकॉर्डिंग वो ज़ीरो बेस मतलब पहले अब थी हमारे पास कर्व, अब वो बेस लाइन की तरफ आके ज़ीरो हो गई है, मतलब कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं अब वो हमारे पास क्या हैं, इसमें फॉर एग्जांपल दोनों के दोनों अगर इलेक्ट्रोड हमारे पास नेगेटिव, अब दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड हमारे पास नेगेटिव है ना, क्योंकि पूरी मसल फाइबर में हमारे पास डीपोलराइज स्टेट में है, तो दोनों के दोनों आउटसाइड जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, अगर हमारे पास जो दोनों की दोनों नेगेटिव होंगी ना, ठीक है, अगर दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंडीशन में लगे होंगे तो हमारे पास किसी भी किस्म की कोई भी हमारे पास जो मीटर है वो कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, अभी इसमें हमारे पास कोई भी रीडिंग शो नहीं होगी। अब 11.C में क्या है कि अब हमारे पास जो स्टेट डीपोलराइज हुई थी वो डीपोलराइजेशन की स्टेट में आई हुई है। ठीक है, आना शुरू हो गई है। अब जो है इसमें भी यही है कि अब डीपोलराइजेशन अब बेस लाइन से कर्व जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब थोड़ा सा इस तरह बेस लाइन से कर्व नीचे की तरफ जाएगा, और डी में पूरी की पूरी डीपोलराइजेशन हो गई है। अब जो बेस लाइन से कर्व जो नीचे के था वो ऊपर से आके दोबारा बेस लाइन के साथ अटैच हो जाएगा। 11D में ये हुआ है। ठीक है, अब क्या है, रिलेशन ऑफ द मोनोफेसिक एक्शन पोटेंशियल ऑफ वेस्कुलर मसल्स टू द QRS एंड T वेव्स इन अ स्टैंडर्ड एक्टोग्राम।
क्या कह रहे हैं, द मोनोफेजिक एक्शन पोटेंशियल ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स डिस्कस इन चैप्टर 10 नॉर्मली लेज 0.25 and 0.35 seconds. The top part of figure 11.3 shows a monophasic action potential recording from the microelectrode inserted to the inside of the single ventricular muscle fiber. The upsweep of this action potential is caused by the depolarization. ठीक है, उन्होंने मोनोफेसिक एक फेज़ की बात की है कि हम एक ही एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे होते हैं, मतलब तो इसमें एक हमें पता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ये हमारे पास डीपोलराइजेशन वेंट्रिकुलर उन्होंने कहा है कि हमने एक वेंट्रिकुलर मसल में अपना इलेक्ट्रोड लगाया है, तो वो सिर्फ एक ही मसल की बात करेंगे। तो उसमें वेंट्रिकुलर मसल पहले डीपोलराइज है, डीपोलराइजेशन की वजह से हमारे पास QRS वेव शो हो रही है, फिर वो हमारे पास रीपोलराइजेशन होना शुरू हो गया तो हमारे पास T वेव शो हो रही है। ठीक है, यही बात की है इन्होंने इसके अलावा क्या कहा है, द लोअर हाफ ऑफ द ECG शो simultaneously recording of the ECG from his same node that the QRS were beginning of the monophase and T wave। ठीक है, ये वही बात है जो हमने बात डिस्कस कर ली। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वो क्या है हमारे पास, रिलेशनशिप ऑफ द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन टू द वेव्स ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, अब हमने वेव की बात करनी है, रिलेशनशिप की बात करनी है इलेक्ट्रिकल और वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की। सो बेसिकली हम क्या डिस्कस करते हैं, बिफोर कंट्रैक्शन ऑफ मसल कैन अकर डीपोलराइजेशन मस्ट स्प्रेड थ्रू द मसल टू इनिशिएट केमिकल प्रोसेस ऑफ द कंट्रैक्शन। ठीक है, ये बात भी ठीक है कि हमारे पास जो है जब पूरी की पूरी मसल जो है उसमें डीपोलराइजेशन की स्टेट चली जाएगी तब हमारे पास जो है वो कंट्रैक्शन का स्टेट जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब क्या है, द P वेव अकर एट द बिगनिंग ऑफ द कंट्रैक्शन। ठीक है, जब हमारे पास कंट्रैक्शन देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इस तरह हमारे पास डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रही है तो हमारे पास P वेव बनना शुरू हो जाएगी, P वेव हमारे पास आ जाएगी एट द बिगनिंग ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। ठीक है, अभी एट्रिया फुल कंट्रैक्ट नहीं होता, अभी एट्रिया की थोड़ी थोड़ी कंट्रैक्शन स्टार्ट हो रही होती है, तब हमारे पास क्या है, P वेव आएगी। एंड द QRS कम्प्लेक्स ऑफ द वेव अकर एट द बिगनिंग ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर। ठीक है, QRS कम्प्लेक्स भी कंट्रैक्शन की बिगनिंग पे आएगा। ठीक है, ये P वेव और QRS कम्प्लेक्स हमारे पास जो है कंट्रैक्शन की बिगनिंग में आएंगे, ये नहीं है कि मिड में आए, या QRS और P वेव जो है वो हमारे पास मिड या जो हमारे पास पूरी पूरी कंट्रैक्शन हो जाएगी तब शो नहीं होंगे, बल्कि कंट्रैक्शन जो है अभी स्टार्ट हो रही है तभी हमारे पास ये वेव बनना शुरू हो जाएंगे। The ventricular remain contracted until after repolarization has contracted occurred। हमें पता है कि ventricular तब तक depolarization state में रहेगा जब तक हमारे पास repolarization नहीं आ जाएगी। ठीक है, the atria repolarize about 0.15 to 0.2 second after the termination of the P wave। यानी कि ये भी आप अपने उस पेज पे लिख लें कि हमारे पास atria repolarize कब होता है कि जो हमारे पास P wave ख़त्म होने के 0.15 to 0.20 सेकेंड का टाइम लेता है repolarize होने के लिए, which is also approximately when the QRS complex is being recording in the ECG। Therefore, the atrial repolarization wave known as the atrial T wave। ठीक है, एट्रियल रिपोलराइजेशन को हम एट्रियल T वेव भी कहते हैं। ठीक है, इज़ यूजली ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द लार्ज QRS कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एट्रियल T वेव क्यों नहीं शो हो रही होती, क्योंकि हमारे पास Q वेव बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं तो T वेव उसमें एट्रियल T वेव उसमें छुप जाती है। ठीक है, इसलिए वो कभी कभी बहुत कम ऑब्जर्व होती है, ECG में ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होती। द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन वेव इज़ अ T वेव ऑफ द नॉर्मल ECG। ठीक है, ऑर्डिनरी वेंट्रिकुलर मसल बिगिन टू रिपोलराइज इन सम फाइबर्स about 0.20 second after the beginning of the depolarization wave। यानी depolarization wave जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो स्टार्ट जब फॉर एग्जांपल ये उसका स्टार्ट है, स्टार्टिंग से लेके जब हमारे पास डीपोलराइजेशन तब आएगी, स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास रिपोलराइजेशन, तो कितना टाइम लेगी, 0.20 सेकेंड। इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास जो है T वेव ख़त्म हो जाए, फॉर एग्जांपल डीपोलराइजेशन QRS कम्प्लेक्स हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हमारे पास वेंट्रिकुलर की ख़त्म होगी तो 0.20 सेकेंड का टाइम लेगा। नहीं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है वो स्टार्ट होगी और जो हमारे पास वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का जो टाइम लगेगा वो 0.20 सेकेंड है। ठीक है,
इसमें उन्होंने ये डिस्कस किया, आगे क्या उन्होंने बात किया, बट इन मैनी अदर फाइबर्स इट टेक एज लॉन्ग एट 0.30 सेकेंड का भी टाइम ले सकते हैं। अगर लॉन्ग फाइबर्स हैं मतलब कि ज़ाहिर है फिर मैसेज जाते हैं टाइम भी लगेगा, ठीक है। Therefore, the process of the ventricular reposition extend over a long period about 0.215 सेकेंड का भी टाइम ले सकते हैं। For this reason, the T wave normal ECG is prolonged wave, but the voltage of the T wave is considerably less than the voltage of the QRS complex, partially because of its prolonged length. अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने उस पेज पे ये भी नोट कर लें कि जो ECG है, टी वेव जो है ना वो नॉर्मली प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है, लेकिन उसकी वोल्टेज क्या है, कम होती है। टी वेव की वोल्टेज जो है वो कम है लेकिन वो प्रोलॉन्ग होता है। लेकिन QRS कॉम्प्लेक्स की हमारे पास क्या है, वोल्टेज जो है वो ज़्यादा है लेकिन उसकी लेंथ जो है वो हमारे पास क्या कम है। आगे हम डिस्कस करते हैं वोल्टेज एंड टाइम कैलिब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑल रिकॉर्डिंग ऑफ द ECG आर मेड विद अप्रोप्रिएट कैलिब्रेशन लाइंस ऑन द रिकॉर्डिंग पेपर। इस जो लाइंस ऐसे ऐसे हमारे पास बनी होती हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे 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 ऐसे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, कैलिब्रेशन लाइंस, ठीक है। कैलिब्रेशन लाइंस कहेंगे आर ऑलरेडी रूल्ड ऑन द पेपर एज द केस व्हेन अ पेन recorder is used or they are recorded on the paper at the same time that the ECG is recorded, ठीक है। when in the case with ये important नहीं है, आप इसको छोड़ दें। as shown in the figure 11.1 हमने देख लिया है कि horizontal calibration lines are arranged so that 10 of the small line division upward or downward in a standard ECG represent 1 milliwatt with positivity in upward direction and negativity in downward direction। इसको समझाने के लिए मैं आपको ये 11.1 फिगर एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ। फिगर 11.1 में उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास जो है इस तरह ये हमारे पास कैलिब्रेशन लाइंस है, हॉरिजॉन्टल कैलिब्रेशन, छोटी छोटी आपको लाइंस शो हो रही हैं, ठीक है। ये एक लार्ज बॉक्स है, इतना हमारे पास एक लार्ज बॉक्स है। इस लार्ज बॉक्स के अंदर आपको शो हो रहा है, ये हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस हैं, ठीक है। हमारे पास कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं, हमारे पास 20 स्मॉल बॉक्सेस हैं, ठीक है। हमारे पास 20 स्मॉल बॉक्सेस हैं एक लार्ज बॉक्स में। आप काउंट भी कर लें कि मेरे ख्याल में ये 20 ही हैं। For example 2 2 and 1 5 1 2 3 4 5 सॉरी 25 है, 25 है एक लार्ज बॉक्स के अंदर एक स्मॉल बॉक्स। और एक स्मॉल बॉक्स की रीडिंग क्या है, एक स्मॉल बॉक्स कितना का वोल्टेज क्या है, 1 मिली वोल्ट है एक स्मॉल बॉक्स। लार्ज बॉक्स की बात नहीं कर रहे, एक स्मॉल बॉक्स की कर रहे हैं। तो अब मुझे आप बताएं कि टोटल जितना भी हमारे पास लार्ज बॉक्स है उसकी वोल्टेज क्या होगी। ऑफ कोर्स उसकी 25 मिली वोल्ट होगी उसकी वोल्टेज एक लार्ज बॉक्स की, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है। अब आगे क्या डिस्कस करते हैं, द वर्टिकल लाइंस ऑन द ECG आर टाइम कैलिब्रेशन लाइंस। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो हमारे पास कौन सी थी, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास थी फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसमें ये है कि इसमें बात इन्होंने ये की हुई है कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको टाइम शो हो रहा है, लेकिन जो वर्टिकल लाइन है उसमें आपको क्या है, वोल्टेज शो हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ये है कि हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें हम टाइम को मेजर करेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें हम क्या करेंगे, वोल्टेज को मेजर करेंगे। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है उसमें हम वोल्टेज को मेजर करेंगे। क्या है और टाइम कैलिब्रेशन लाइंस वर्टिकल, देखें आप वर्टिकल में आपको क्या है, मिलीवोल्ट शो हो रहे हैं, लेकिन इसमें हम टाइम को मेजर करेंगे, ठीक है। आगे क्या है, आगे इन्होंने क्या बात की है, आर टिपिकल ECG इज रन अ पेपर स्पीड ऑफ 25 मिलीमीटर, ठीक है, पर सेकेंड। although faster speeds are sometimes used, therefore each millimeter in a horizontal direction is 1 second and each 5 millimeter segment indicated by the dark vertical line represent 0.20 second. The 0.20 second intervals are then broken into the 5 smaller intervals by thick line, each of which represent the 0.04 second. सो बेसिकली इसमें इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास जितनी भी स्मॉलर बॉक्सेस उसमें जो टाइम होगा, स्मॉलर बॉक्सेस का टाइम क्या है 0.04 और जो लार्जर बॉक्सेस हैं उनका टाइम क्या है हमारे पास
0.20 सेकंड का टाइम है हमारे पास, ठीक है। लार्जर बॉक्स और स्मॉलर बॉक्स आपने याद रखना है, 0.04 सेकंड है लार्जर बॉक्स और जो स्मॉलर बॉक्स, और 0.20 सेकंड है हमारे पास लार्जर बॉक्स। सो फॉर एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी हार्ट बीट को मेजर कर सकते हैं। हम अपनी हार्ट बीट को किस तरह मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल ये TR इंटरवल है ना, TR इंटरवल है, तो अब RR इंटरवल के अकॉर्डिंग हम अपनी हार्ट बीट को मेजर करते हैं। सो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें आपको कितने बॉक्सेस शो हो रही हैं, ठीक है, 1 2 3 और ये 4 हाफ दोनों का, ठीक है। 4 को अगर हम मेजर करेंगे, 4 अब हमने 4 लार्ज बॉक्सेस लिए हैं, तो हम 4 को जाहिर है अब लार्ज बॉक्सेस का जो टाइम है उससे मेजर करेंगे। वो लार्ज बॉक्स का टाइम हमारे पास क्या था, 0.2 टाइम था। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.83 सेकंड आएगा। सो बेसिकली 0.83 सेकंड हमारे पास वो टाइम है जिसमें हमारे पास क्या होगा, जिसमें हमारे पास एक हार्ट जो है वो क्या करेगा, मतलब हार्ट बीट आपको 0.83 सेकंड में आपको हार्ट बीट शो हो रही होगी अपनी, ठीक है, एक हार्ट बीट। सो आप क्या करेंगे, नॉर्मल वोल्टेज इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, द रिकॉर्डेड वोल्टेज ऑफ द वेव्स इन द नॉर्मल ECG डिपेंड ऑन द मैनर इन विच द इलेक्ट्रोड्स आर अप्लाइड टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी एंड हाउ क्लोज आर इलेक्ट्रोड, ठीक है। जो वोल्टेज है वो भी इस पर डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रोड बॉडी के ऊपर कहाँ लगे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो हार्ट पे के सर्फेस पे ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ही हम लेग्स और आर्म्स या किसी और हार्ट से थोड़ी मूव करते जाएंगे, वोल्टेज जो है वो हमारे पास कम होती जाएगी। व्हेन वन इलेक्ट्रोड इज़ प्लेस्ड डायरेक्टली ओवर द वर्टिकल्स ventriculars and second electrode is placed elsewhere on the body remote from the heart, the voltage of the QRS complex may be as great of 3 to 4 millivolt, ठीक है। एक उन्होंने जो है वो हार्ट के करीब वेंट्रिकुलर के करीब शो की है, तो जाहिर है वेंट्रिकुलर में आपको QRS कॉम्प्लेक्स ही शो हो रहा होगा, तो इसकी वोल्टेज आपको 3 to 4 millivolt शो होगी। Even this voltage is small in comparison with the monophasic potential voltage of 110 millivolt recorded directly at the heart muscle membrane। लेकिन अगर आप इस जाहिर है ये 3 to 4 millivolt जो है ये आपने हार्ट के स्किन के ऊपर रख के मेजर की है, लेकिन अगर आप हार्ट मसल के ऊपर ये इलेक्ट्रोड रखेंगे तो आपको 110 millivolts रिकॉर्ड शो होगी। आपको पता है कि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल कितने में होता है, 110 millivolts आपको शो होगा एक्शन पोटेंशियल। When the ECG are recorded from the electrode on 2 arms or on 1 arm and 1 leg, the voltage of the QRS complex usually, ठीक है। अब अगर हम मूव करेंगे नीचे की तरफ, मतलब हम 2 आर्म्स पे लगाएंगे या अगर दोनों आर्म्स पे एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे या एक आर्म या एक लेग पे एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे, तो हमारे पास जो है वो QRS कॉम्प्लेक्स की वोल्टेज कितनी होगी, 1 to 1.5 millivolts। देखा वही बात किया ना कि अब हम जैसे जैसे सरफेस से दूर जा रहे हैं यानी हार्ट से दूर जा रहे हैं, हमारे पास वोल्टेज कम होती जाएगी, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द R wave to the bottom of the S wave, the voltage of the P wave is between QRS complex की वोल्टेज ये थी हमारे पास 1.1 to 1.5 millivolt, लेकिन P wave की वोल्टेज हमारे पास क्या है, 0.1 and 0.3 millivolts and the voltage of T wave is about between 0.2 and 0.30 सेकेंड, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ समझा तो नहीं सकती, ये रटा लगाने वाली चीज़ है, ठीक है। इसको भी आप पॉइंट इन सबको आप नोट करते जाएं, ठीक है, देखते जाएं जहाँ जहाँ ये बात होती जा रही है ना, मतलब टाइम की आप उसको नोट करते जाएं। अब हम डिस्कस करते हैं PQ और PR इंटरवल। मैंने आपको बताया था हम आगे जाके PQ और PR इंटरवल को डिस्कस करेंगे। PQ और PR इंटरवल क्या है हमारे पास, द टाइम बिटवीन द बिगनिंग ऑफ द P वेव, ठीक है। P वेव की बिगनिंग हुई और Q जो है और बिगनिंग ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। Q आपको कब शो हो रहा था, जब हमारे पास वेव की बिगनिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बिगनिंग ऑफ द Q कॉम्प्लेक्स इज़ इंटरवल बिटवीन द बिगनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, ठीक है। जो हमारे पास एट्रिया P वेव हमारे पास क्या होता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, और जो है बिगनिंग ऑफ द एक्साइटेशन या बिगनिंग हो रही होगी वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन की, इसको हम क्या कहते हैं, PR इंटरवल, ठीक है। ये है हमारे पास PQ इंटरवल, ये है हमारे पास। द नॉर्मल PR इंटरवल इज़ अबाउट 0.16 सेकेंड, ठीक है। ये भी आप नोट कर लें कि नॉर्मल हमारे पास PR इंटरवल क्या है, 0.16 सेकेंड। इससे ज़्यादा या इससे कम होगा तो जाहिर है हमारे पास कार्डिक एरिथमिया आ जाएगा। Often this interval is
कॉल्ड एज पी आर इंटरवल बिकॉज द क्यू वेव इज़ लाइकली टू बी एब्सेंट, ठीक है। इसको बेसिकली ज़्यादातर पी आर इंटरवल से ही नोट किया जाता है, पी क्यू इंटरवल से कम ही नोट किया जाता है, क्योंकि क्यू आपने देखा है इस तरह का हमारे पास पी वेव है, फिर हमारे पास इस तरह क्यू वेव हमारे पास इस तरह प्रेजेंट है। तो क्यू वेव बाज़-औक़ात हमारे पास इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, तो इस वजह से इसको हम पी आर इंटरवल भी कहते हैं। द क्यूटी इंटरवल में हमारे पास क्या है, कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर लास्ट ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पी वेव, ठीक है। क्यू हमारे पास कब आता है कि वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन जब स्टार्ट होती है, वहाँ से लेके हमारे पास जो है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के स्टार्ट से लेके क्या है कि वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के स्टार्ट से लेके जो हमारे पास टी वेव का एंड आएगा उसको हम क्या कहेंगे, क्यूटी इंटरवल। और क्यूटी इंटरवल हमारे पास क्या है, 0.35 सेकेंड। पी आर इंटरवल हमारे पास क्या है, 0.16 सेकेंड। एंड क्यूटी इंटरवल क्या है हमारे पास, 0.35 सेकेंड, ठीक है। आपने ये चीज़ें भूलनी नहीं है, इन सब चीज़ों को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आप जब सब देखेंगे ना कि हमारे पास ईसीजी जब देखेंगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि हमारे पास कार्डिक एरिथमिया है या नहीं, अगर आपको ये चीज़ें याद रही होंगी तो, ठीक है, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। रेट ऑफ द हार्ट बीट एज डिटरमाइंड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। द रेट ऑफ द हार्ट बीट कैन बी डिटरमाइंड इजीली फ्रॉम एन ईसीजी, ये भी बात ठीक है, बिकॉज द हार्ट रेट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव हार्ट रेट। हमें ये भी पता है कि आर इंटरवल के दरमियान जितना टाइम होगा, हमने अभी खुद ही मेजर किया है कि आर इंटरवल के दरमियान जितना टाइम होगा ना, उसको हम मतलब मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो है वो हार्ट रेट का मतलब एक बीट का कितना टाइम है। If the interval between two beats are determined from the time calibration line is 1 second, then the heart rate is 60 beats per minute. The normal interval between two successive QRX complex in an adult is about 0.83 सेकेंड। हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक लार्ज बॉक्स लेंगे, फॉर एग्जांपल आप खुद देख लें, लार्ज बॉक्स थी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लार्ज बॉक्स था, कितने लार्ज बॉक्सेस थे उसको हमने मल्टीप्लाई किया टाइम से, वो क्या था, लार्ज बॉक्स का टाइम क्या था, 0.2, तो हमारे पास 0.8 आंसर आ गया। विच इज़ द हार्ट रेट ऑफ 60 to 80, मतलब 60 एक नॉर्मल इंसान की 60 बीट है पर मिनट, ठीक है। उसको हम किस तरह निकाल सकते हैं, उसको हम ये कहेंगे कि उसके टोटल जो बीट्स हैं उसमें 60 बीट जो हैं उसको हम डिवाइड करेंगे जितना हमारे पास टाइम आया है, 0.83 का टाइम। इस तरह भी हम उसको निकाल सकते हैं बीट पर मिनट, या इसके अलावा हम उसको कहेंगे या और 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। ये है हमारे पास टाइम, क्या कहेंगे इसमें 60 ओवर 0.83 टाइम्स पर मिनट, और क्या है 70 बीट्स पर मिनट। अब हम डिस्कस करते हैं फ्लो ऑफ द करंट अराउंड द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल, रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फ्रॉम अ पार्शियली डिपोलराइज्ड मास और सिंसीटियल कार्डिक मसल, ठीक है। सिंसीटियल की बात करेंगे, इकट्ठा कंट्रैक्ट करना या इकट्ठा रिलैक्स करना, सिंसीटियम की बात करेंगे। अब फिगर 11.4, अब जो 11.4 ये फिगर है, अब मैंने आपको ये बात बता दी थी लेकिन हम दोबारा इसको आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक मसल है, ठीक है, कार्डिक मसल फाइबर है। अंदर वाली जो इनसाइड है वो क्या है, वो हमारे पास है नेगेटिव, आउटसाइड जो है वो हमारे पास है पॉजिटिव। एक ये इलेक्ट्रोड हम लेंगे अपने साथ, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड को हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें क्या है कि इसकी नेगेटिव साइड जो है वो क्या है, पॉजिटिव की तरफ अटैच है, लेकिन और इसकी पॉजिटिव साइड क्या है, वो नेगेटिव की तरफ अटैच है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब जो हमारे पास बेसिकली जो अगर हमारे पास एक मीटर जो सही कंडीशन में प्रेजेंट होना तो वो हमें नेगेटिव की तरफ वैल्यू शो करता है, ठीक है। अब इसने नेगेटिव की तरफ अपनी वैल्यू शो की, यानी देखें इसका नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के साथ अटैच है और पॉजिटिव इसका नेगेटिव के साथ अटैच है, यानी हमारे पास किसी भी किस्म की नेगेटिव की रिपल्शन नहीं हो रही है। अगर नेगेटिव की रिपल्शन होगी ना तो ये जो हमारे पास जो रीडिंग है, ये हमारे पास जो आपको शो हो रही है, ये पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी। अब हम दूसरे बी की तरफ मूव करते हैं। बी में उन्होंने क्या शो किया, हमारे पास बी में उन्होंने दिखाया है, बी में सबसे पहले उन्होंने देखें, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। बी में उन्होंने क्या शो किया है, बी में है कि नेगेटिव वाला जो है वो क्या है, पॉजिटिव की तरफ अटैच है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अटैच है, और जो हमारे पास क्या है, और जो दूसरा पॉजिटिव वाला है ना वो भी हमारे पास पॉजिटिव की तरफ अटैच है, यानी नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव की तरफ अटैच है, पॉजिटिव वाला भी पॉजिटिव अटैच है, यानी पूरा मसल जो है अभी किस स्टेट में प्रेजेंट है। जब ये हमारे पास आउटसाइड पॉजिटिव हो तो क्या होता है, हमारे पास सारी की सारी
आपको पता है कि हमारे पास रीपोलराइजेशन की स्टेट होती है। तो इस वाली स्टेट रीपोलराइजेशन की स्टेट में मतलब हमारे पास अब अगर दोनों साइड आपकी एक ही स्टेट में प्रेजेंट होंगी ना, तो जाहिर है आपको पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोड क्या ही रीडिंग शो करेगा, ठीक है। तो हमारे पास तब जो रीडिंग होती है वो ज़ीरो पे होती है। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में ये कि हमारे पास जो है नेगेटिव जो है वो उसने नेगेटिव की तरफ अटैच है, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव की तरफ अटैच है, और पॉजिटिव टर्मिनल आपके पास पॉजिटिव की तरफ अटैच है। अब ये भी नेगेटिव है, इसने अटैच भी नेगेटिव के साथ हुआ है, ये पॉजिटिव अटैच है पॉजिटिव के साथ। तो नेगेटिव नेगेटिव ने एक दूसरे को रिपेल किया और जो हमारे पास ये रीडिंग थी ये मूव कर गई पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। यही बात है इसमें, और कोई इतनी मतलब ट्रिकी बात नहीं है इसमें, कोई नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं क्या है। फिगर 11.4 शो द सिंसिटियल mass of the cardiac muscle that had been stimulated at the centermost point before stimulation. All the externals of the muscle cells had been positive and the interior had been negative, ठीक है। यानी स्टार्टिंग है अभी रीपोलराइजेशन की स्टेट है। रीपोलराइजेशन है कि हमारे पास सारी इनसाइड जो है वो क्या है, इनसाइड हमारे पास जो है वो नेगेटिव है और आउटसाइड हमारे पास पॉजिटिव है। फॉर रीजन प्रेजेंट इन चैप्टर 14 इन द डिस्कशन ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल as soon as the area of the cardiac syncytium become depolarized, ठीक है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास सिंसीटियमली डीपोलराइजेशन शो होगी। डीपोलराइज बिकॉज नेगेटिव charges lead to the outer side of the depolarized muscle। क्या है कि नेगेटिव चार्जेस जो है हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस जो है वो लीक टू द आउटसाइड ऑफ द डीपोलराइज्ड मसल्स फाइबर मेकिंग दिस पार्ट ऑफ द surface electronegativity। Figure 11.4 the remaining surface of the heart which is still depolarized is represented by the plus sign. Therefore, a meter connected with the negative terminal on the area of the depolarization and its positive terminal on the area of the still depolarized, ठीक है। ये वही बात है जो हमने इसमें बस इन्होंने सर्कल की फॉर्म में बता दिया, उसको उसमें आपको इन्होंने सिलेंडर की फॉर्म में बताई थी जब पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी फिर पॉजिटिव जो है वो हमारे पास जो एरिया ऑफ डीपोलराइजेशन है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता है, तो हमारे पास किस किस तरह कर्व शो होगी। अब आप मुझे खुद बताएं कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं कि इस वाले फाइबर में यानी इस वाले मीटर रोड में हमारे पास किस तरह का कर्व बनेगा, ठीक है। आप मुझे बताएं कि इस वाले, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस वाले मीटर रोड में, इस वाले मीटर रोड में और इस वाले मीटर रोड में हमारे पास किस तरह का कर्व बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट है हमारे पास द टू अदर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट्स रीडिंग, ठीक है। ये वही बात है जो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, जो मैंने आपको उस डायग्राम में बताई थी। फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट इन द चेस्ट अराउंड द हार्ट, बेसिकली क्या है हमारे पास। फिगर 11.5 फिगर ये 11.5 है। इसमें देखें, इसमें ये है कि हमारे पास जो है हमारे पास डीपोलराइजेशन, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास क्या है, बेस, और ये है हमारे पास एपेक्स, ठीक है। ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास एपेक्स है। सो बेसिकली अगर हमारे पास डीपोलराइजेशन आएगी ना, बेस में ही आएगी ना सबसे पहले, तो उसने बेस से एपेक्स की तरफ मूव करना है। सो बेसिकली आपको ये एरो शो हो रहे हैं, ठीक है, ये एरो नीचे की तरफ जा रहे हैं एपेक्स की तरफ। तो डीपोलराइजेशन हमारे पास कहाँ से जाएगी, बेस से एपेक्स की तरफ जाएगी। सो क्या है इन्होंने हमारे पास दिखाया, फिगर 11.2 वेंटिकुलर मसल्स लेइंग विद इन द चेस्ट इवन लंग्स आल्सो मोस्टली फिल्ड विद द एयर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी to a surprising extent and fluids and the tissues surrounding the heart conduct electricity even more easily, ठीक है। लंग्स में जो एयर प्रेजेंट है, तो हम लंग्स से भी जो हमने डिस्कस किया कि हम उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है या हमारे पास जितने भी उस फॉर एग्जांपल हमारे पास मीटर और ECG के ऊपर जितना भी हमारे पास वेव्स हैं या जो इलेक्ट्रिकल करंट्स हैं वो इजीली शो हो जाएंगी। When one portion of the ventricular depolarized and therefore become electronegative with respect to the remainder, electrical current flows from the depolarized area to the repolarization area, ठीक है। एक बेस हमारे पास डीपोलराइज है, एपेक्स हमारे पास रीपोलराइज होता है। जब हमारे पास बेस डीपोलराइज होती है तो हमारे पास एपेक्स रीपोलराइज स्टेट में होता है। तो कुछ टाइम गुजरता है कि बेस हमारे पास कहाँ से जाती है, बेस से हमारे पास रीपोलराइजेशन जाती है एपेक्स की तरफ, और फिर सारी की सारी जो है वो क्या हुआ, हमारे पास डीपोलराइजेशन हो गई। तो अब हमारे पास पूरा का पूरा वेंटिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इट शुड बी रिकॉल्ड फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द प्रिकंजी फाइबर इन चैप्टर 10, ठीक है। हमें ये सारे कार्डिक रूट का पता है कि किस तरह हमारे पास पूरी की पूरी वेंटिकुलर इकट्ठी कंट्रैक्ट करती है, ठीक है। इस सब की बात जो है ये नॉन प्रिकंजी फाइबर की वजह से जिससे कंट्रैक्शन होती है, आपको इसका बारे में अच्छे से पता है। क्या है, दिस प्रोसेस प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द इनसाइड ऑफ द वेंटिकुलर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑन द आउटसाइड ऑफ द वेंट्रिकुलर, ठीक है। हमारे पास ये डीपोलराइजेशन की बात कर रहे हैं।
with electrical currents flowing through the fluid surrounding the ventricular, allowing elliptical paths as demonstrated by the curving arrows in the figure. If one algebraically averages all the lines of the current flow, one finds that ठीक है, ये सारी बात बकवास है। इसमें यही है कि हमारे पास जो है नेगेटिविटी बेस से एपेक्स की तरफ मूव करती है, ठीक है। During most of the remainder of the depolarization process, currents also continues to flow in the same direction while depolarization separate from the endocardial surface outward the ventricular muscle, ठीक है। जो depolarization हमने डिस्कस की, depolarization पहले बेस से जाएगी एपेक्स की तरफ और फिर उससे कहाँ जाएगी, एंडोकार्डियल मसल फाइबर, यानी हम ब्रिकंजी फाइबर से हमने डिस्कस किया था कि वो एंडोकार्डियल मसल फाइबर तक भी जो है वो जाएगी, और हमने डिस्कस किया था कि उसमें हमारे पास कितना टाइम लगेगा, 0.01 सेकेंड का। Thus in normal heart ventricular current from the negative to the positive terminal, नेगेटिव हमारे पास बेस होती है और पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास हार्ट होता है, एपेक्स होती है, इन डायरेक्शन फ्रॉम द बेस हार्ट टुवर्ड द एपेक्स ड्यूरिंग इंटायर साइकिल ऑफ द depolarization. If a meter is connected electron on the surface of the the electrode near the base will be the negative, ठीक है। इसमें हमारे पास नेगेटिव है। अब ए पॉइंट में क्या है, एपेक्स बेस की तरफ लगाया है, उसमें हमारे पास नेगेटिव है, और दूसरा उसने एपेक्स की तरफ लगाया है, उसमें हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पहले ही नेगेटिव की पोजीशन पे लगा था, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव ने नेगेटिव को क्या करना है, रिपेल करना है, और हमारे पास जो है वो पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा।